नमस्कार, महीनांत के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं और साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो कॉर्पोरेट के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने अपनी क्षमता विस्तार योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए के फ्रेश निवेश को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार योजना के तहत कंपनी अपनी क्षमता को 21.9 MTPA यानी 2.19 करोड़ टन से बढ़ाएगी, जिसमें 4 नए प्लांट लगाने के साथ साथ 4 मौजूदा प्लांट्स की क्षमता को बढ़ाना भी शामिल है। कंपनी की ओर से ये तीसरी क्षमता विस्तार योजना है जिसको मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 से नई क्षमता को धीरे धीरे चरणों में शुरू किया जाएगा और इस योजना के पूरी होने पर ग्रुप की ग्लोबल क्षमता बढ़कर 187 MTPA यानी 18.7 करोड़ टन हो जाएगी। 30 अक्टूबर को अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 2.25% की मजबूती के साथ 8,394 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फर्म माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप के तहत भारती एयरटेल की ओर से भारतीय कंपनियों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए फोन कॉल्स करने की सुविधा दी जाएगी, जो कि एयरटेल IQ के साथ इंटीग्रेशन के जरिए होगा। 30 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो भारतीय एयरटेल का शेयर 1.25% की बढ़त के साथ 925 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियां मिलकर HAL की बेंगलुरु इकाई में कमर्शियल इंजन्स के पार्ट्स बनाएंगी। ये दोनों कंपनियां रिंग फॉर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन डेवलप करेंगी। इन दोनों कंपनियों की ओर से बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल एयरबस A320 नीओ फैमिली और बोइंग 737 मैक्स सिंगल एल विमानों में होगा। 30 अक्टूबर को HAL का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ 1,836 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, मैक्स वेंचर्स के साथ रिवर्स मर्जर से बनी कंपनी मैक्स एस्टेट्स की सोमवार को BSE और NSE पर लिस्टिंग हुई। NSE पर यह शेयर 298 रुपए और BSE पर 270 रुपए के भाव पर खुला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने 3 जुलाई को इस मर्जर प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में स्पेशलिटी पैकेजिंग फिल्म्स के कारोबार वाली मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने अपने JV पार्टनर टोपन प्रिंटिंग को 51% हिस्सेदारी बेच दी थी और ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के तहत इस मर्जर को मंजूरी दी थी ताकि रियल एस्टेट कारोबार पर पूरी तरह से फोकस किया जा सके। 30 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो मैक्स एस्टेट्स का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 283 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था, जो कि 216 रुपए 20 पैसे की पिछली क्लोजिंग से करीब 31% के प्रीमियम पर थी। पांचवी खबर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने 29 अक्टूबर को हुई बैठक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या फिनकेयर SFB के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस अधिग्रहण को ऑल स्टॉक मर्जर के जरिए पूरा किया जाएगा, यानी कि सारी मंजूरियां मिलने के बाद फिनकेयर SFB का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो जाएगा और फिनकेयर SFB के शेयरधारकों को निर्धारित शेयर स्वैप रेशो पर अपने शेयरों के बदले में AU SFB के शेयर मिलेंगे। इस स्वैप रेशो के अनुसार फिनकेयर SFB के शेयरधारकों को अपने 2,000 शेयरों के बदले में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 579 शेयर मिलेंगे। इस तरह विलय के बाद फिनकेयर SFB के मौजूदा शेयरधारकों की AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 10% हिस्सेदारी होगी। इस डील की शर्तों के अनुसार फिनकेयर SFB के प्रमोटर फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड यानी FBSL विलय के पूरा होने से पहले फिनकेयर SFB में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और फिनकेयर SFB के सभी कर्मचारी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। 30 अक्टूबर को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 4.25% की गिरावट के साथ 664 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह थी कि अदानी समूह ने अपने 6 एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स के लिए सामान्य उड़ान शुल्क यानी जनरल एविएशन चार्जेस लगाना शुरू किया है। नया शुल्क गुवाहाटी, मंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लागू हो रहा है। अदानी समूह की ओर से प्रति यात्री 1,000 रुपये से ज़्यादा का शुल्क वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर की ओर से अनअप्रूव टैरिफ पर चेतावनी जारी किए जाने के बाद भी ये शुल्क लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल अदानी समूह ने लखनऊ हवाई अड्डे पर प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स के लिए शुल्क बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। पर सोमवार 30 अक्टूबर को अदानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयर 5% तक की बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि खबर यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए टल गई है। इससे पहले 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 10 दिन के लिए
टाल दिया था। 31 अक्टूबर को खबर आई कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया है। सितंबर तिमाही में अदानी ग्रुप की कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज की कुल हिस्सेदारी घटकर 18% रह गई है, जो कि जून तिमाही के अंत तक 23% से ज्यादा हुआ करती थी। एफपीआईज ने सितंबर तिमाही के दौरान अदानी ग्रुप की 8 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। 31 अक्टूबर को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर मामूली गिरावट लेकर बंद हुए थे। 2 नवंबर को खबर आई कि अदानी पावर ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने के लिए एक बार फिर से दिलचस्पी दिखाई है और अपनी बोली की रकम को ऊपर की ओर रिवाइज किया है, यानी कि बोली को बढ़ा दिया है। अदानी पावर ने इस कंपनी के लिए अपने ऑफर को बढ़ाकर 3,650 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि दिसंबर 2022 में 2,950 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में अदानी पावर इस कंपनी को खरीदने की दौड़ से बाहर हो गई थी, जबकि लैंको अमरकंटक पावर के ज्यादातर लेंडर्स पीएफसी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के 3,020 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान के हक में वोटिंग पहले से ही कर चुके हैं। 2 नवंबर को अदानी पावर का शेयर 2% की बढ़त के साथ 372.75 के स्तर पर बंद हुआ था। 3 नवंबर को खबर आई कि अदानी ग्रीन एनर्जी की विदेशी बैंकों के साथ 1.8 अरब डॉलर का लोन लेने के लिए बातचीत चल रही है। लोन की रकम का इस्तेमाल सोलर और विंड प्रोजेक्ट से जुड़ी नई क्षमता लगाने पर किया जाएगा। जिन बैंकों से बातचीत हो रही है उनमें बार्कलेस, बीएनपी पारिबा, डॉइश बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, रबो बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के नाम सामने आए हैं। 3 नवंबर को अदानी ग्रीन का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, नकदी की दिक्कत से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए खराब खबरों के बीच इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई। खबर यह है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि प्रमोटर्स की तरफ से किया जाने वाला इक्विटी निवेश इस तिमाही तक पूरा हो जाएगा। दूसरी तिमाही यानी सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि 2,000 करोड़ रुपए की फंडिंग का कमिटमेंट दिसंबर तिमाही यानी इसी तिमाही में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि जून तिमाही के नतीजों के दौरान कंपनी को प्रमोटर ग्रुप एंटिटी की ओर से पेमेंट से जुड़े ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पूंजी की जरूरतों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के निवेश का कम्युनिकेशन मिला था। 31 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 12 रुपए का स्तर भी पार किया था। 2 नवंबर को खबर आई कि वोडाफोन आइडिया को एचडीएफसी बैंक से 2,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है, जिससे कंपनी ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लाइसेंस फीस और करीब 1,700 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस यानी एसयूसी का भुगतान कर दिया है। ये लाइसेंस फीस वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के लिए थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को लोन की ये रकम सितंबर के मध्य में ही मिल गई थी, जिसकी समय सीमा 2 साल की है। गुरुवार 2 नवंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर 8.25% के बड़े उछाल के साथ 13 रुपये 85 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, सरकारी कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IMPCL को खरीदने के लिए सरकार को कई कंपनियों से बोलियां मिली हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इस कंपनी में सरकार की 98.11% हिस्सेदारी है। इस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास है और बाकी बची करीब 2% हिस्सेदारी उत्तराखंड सरकार की अंडरटेकिंग कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVNL के पास है। आपको बता दें कि सरकार ने इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर करने की मंशा जाहिर की थी। बोलियां मंगवाते समय डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक KMVNL ने भी अपनी हिस्सेदारी बेचने पर सहमति जताई थी। 9वीं खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी एयर इंडिया ने इस हफ्ते टाटा ग्रुप की अगुवाई में पहले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023 के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने इस दौरान 11,381 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, जो कि बीते वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 18.6% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी को 9,591 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। घाटा बढ़ने की वजह है खर्चों में हुई वृद्धि। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का कुल खर्च 40.3% बढ़कर 37,111 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल 26,346 करोड़ रुपए था। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय करीब 90% बढ़कर 31,377 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 16,763 करोड़ रुपए का था। 10वीं खबर, नवंबर महीने की शुरुआत होते ही प्राइमरी मार्केट से ब्लू जेट हेल्थकेयर के शेयर ने सेकेंडरी मार्केट में दस्तक दी, यानी कि ब्लू जेट हेल्थकेयर के शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही है। 346 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर यह शेयर 380 रुपए के भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 10% के प्रीमियम पर शेयर की लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। यह आईपीओ कुल 8 गुना के आसपास भरा था, जिसमें QIB का हिस्सा सबसे ज्यादा करीब 14.25 गुना,
एनआई का कोटा करीब 13.5 गुना और रिटेल का हिस्सा करीब 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 1 नवंबर को कारोबार की समाप्ति पर ब्लूजेट हेल्थकेयर का शेयर इशू प्राइस से करीब 19.5% के प्रीमियम पर और 380 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 8.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी के बोर्ड ने इस हफ्ते नई सब्सिडरी कंपनी का गठन करने की मंजूरी दे दी है। ये नई कंपनी फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइनिंग और प्रोडक्ट ऑनरशिप का काम करेगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग का। इस कारोबार में 830 करोड़ रुपए तक के निवेश को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कंपनी के सीएफओ आर शंकर रमन ने कहा कि फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए यह कंपनी एक R&D सेंटर सेटअप कर सकती है, जो कि यूएस यानी अमेरिका में हो सकता है। 1 नवंबर को जब यह खबर आई तो एल&टी का शेयर करीब 1.25% की कमजोरी लेकर बंद हुआ था। 12वीं खबर, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने ज़ुरिक इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। इस करार के तहत कोटक जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी को ज़ुरिक इंश्योरेंस की ओर से 4051 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा जाएगा। ज़ुरिक इंश्योरेंस कंपनी की ओर से यह हिस्सा खरीद फ्रेश ग्रोथ कैपिटल और शेयर खरीद के कॉम्बिनेशन के जरिए होगा। यह नई बैंक ने यह भी घोषणा की है कि इस हिस्सा खरीद के 3 साल के अंदर ज़ुरिक इंश्योरेंस की ओर से कोटक जनरल इंश्योरेंस की 19% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी खरीदी जाएगी। इस सौदे की खबर से 2 नवंबर को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 0.25% चढ़कर 1736 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC की ओनरशिप वाले सरकारी बैंक IDBI बैंक ने 8,843 करोड़ रुपए या करीब 1.2 अरब डॉलर के बैड लोन्स को बेचने की घोषणा की है। इन बैड लोन्स में वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड यानी VOVL, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी JAL और विंडवर्ल्ड समेत दर्जनों केस शामिल हैं, जिनकी कर समाधान की प्रक्रिया में देरी हो रही है। किसी सिंगल बैंक की ओर से यह हाल फिलहाल का सबसे बड़ा ऑफर है। 8,843 करोड़ रुपए की कुल राशि में VOVL पर बैंक का सबसे ज्यादा 4,584 करोड़ रुपए, JP एसोसिएट्स पर 1,836 करोड़ रुपए और विंडवर्ल्ड पर तीसरी सबसे बड़ा 748 करोड़ रुपए का बकाया है। 2 नवंबर को खबर आने के बाद IDBI बैंक का शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ 62 रुपये 45 पैसे के स्तर पर दिन की ऊंचाई के करीब जाकर बंद हुआ था। 14वीं खबर, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी मिंडा कॉर्प ने गुरुवार को ताइवान की कंपनी HSIN चोंग मशीनरी वर्क्स के साथ JV कंपनी स्थापित करने के लिए करार किया है। इस JV कंपनी के तहत दोनों कंपनियां पैसेंजर व्हीकल के लिए सनरूफ बनाने का काम करेंगी। ग्राहकों की बदलती प्राथमिकता के मद्देनजर ये दोनों कंपनियों की ओर से फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि HSIN ग्लोबली अपनी 29 फैसिलिटीज़ के जरिए ऑटो सेक्टर के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ ही खबर यह भी थी कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लासिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड के जरिए गुरुवार को मिंडा कॉर्प के करीब 14.25 लाख शेयर 330 रुपये 94 पैसे के भाव पर खरीदे हैं। 2 नवंबर को जब ये खबर आई तो मिंडा कॉर्प का शेयर 1/4% से ज़्यादा गिरकर पर दिन के निचले स्तर से करीब 4.25% की रिकवरी के साथ 337 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पुनीत गोयनका को इस हफ्ते सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के MD एंड CEO का पद दोबारा हासिल कर लिया है, क्योंकि SAT ने पुनीत गोयनका के खिलाफ आए सेबी के अंतरिम फैसले को खारिज कर दिया है। जून में आए फैसले में सेबी ने पुनीत गोयनका और SL समूह के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा को किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में कोई अहम पद पर रहने से 1 साल के लिए रोक लगा दी थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा ने 2019 में जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में अपने डायरेक्टर पद का गलत इस्तेमाल किया था और अपने निजी फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की थी। SAT के फैसले से जी सोनी मर्जर का रास्ता साफ होता दिख रहा है। हालांकि इसके बाद भी सेबी की जांच जारी रहेगी। अगर इस जांच में कुछ बड़ा निकल कर आता है तो SAT के मुताबिक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सोमवार 30 अक्टूबर को फैसला आने के बाद जी एंटरटेनमेंट का शेयर मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ पेट्रोनेट LNG के बोर्ड ने 20,685 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दे दी है। इस निवेश के जरिए कंपनी की दहेज में पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट लगाने की योजना है, जो कि अगले 4 साल में बनकर पूरा होगा। इस पेट्रोकेमिकल प्लांट में 750 KTPA की PDH और 500 KTPA की PP क्षमता के साथ साथ प्रोपेन और इथेन हैंडलिंग फैसिलिटी भी स्थापित की जाएगी। यानी कि कंपनी अपने LNG इंपोर्ट और रीगैसिफिकेशन के कारोबार से हटकर कुछ करने जा रही है और कारोबार डाइवर्सिफिकेशन को बाजार ने पसंद
नहीं किया है। और दूसरी तिमाही में मुनाफा करीब 9% बढ़ने के बावजूद पेट्रोनेट LNG का शेयर सोमवार को करीब 8.9% गिरकर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 198 रुपये 25 पैसे का 52 हफ्ते का निचला स्तर भी छुआ था। तीसरी खबर, इस साल गोदरेज और रेमंड के बीच हुई डील डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGI के रडार पर आ गई है। दरअसल DGGI ने इस डील की जांच शुरू कर दी है और इसी जांच के तहत रेमंड को नोटिस भेजकर पूछा गया है कि डील के तहत मिली रकम पर GST क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। कंपनीनामा के 71वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रेमंड ने अपना FMCG कारोबार गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी GCPL को 2,825 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस कारोबार में मेल ग्रूमिंग ब्रांड पार्क एवेन्यू और कामासूत्रा कॉन्डम्स शामिल हैं। 30 अक्टूबर को रेमंड का शेयर करीब 1/4% चढ़कर और GCPL का शेयर करीब 1/4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 3 नवंबर को खबर आई कि रेमंड ने एरोस्पेस, डिफेंस और EV कंपोनेंट्स कारोबार में एंट्री ली है। दरअसल रेमंड ने मैनी प्रिसिशन प्रोडक्ट्स लिमिटेड या MPPL नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है। रेमंड ने 682 करोड़ रुपए में MPPL की 59.25% हिस्सेदारी खरीदी है। इस अधिग्रहण की फंडिंग कंपनी अपने खुद के पैसों और कर्ज लेकर करेगी। यह अधिग्रहण रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड यानी RPAL करेगी, जो कि JK फाइल्स एंड इंजीनियरिंग की सब्सिडरी कंपनी है। अधिग्रहण के बाद रेमंड की ओर से JK फाइल्स, RPAL और MPPL एक ही कंपनी में कंसोलिडेट कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया जाएगा। इस नई सब्सिडरी कंपनी में रेमंड की 66.3% हिस्सेदारी होगी, जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर खास तौर पर फोकस करेगी। 3 नवंबर को रेमंड का शेयर करीब 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार से जुड़ी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन ने पिछले वीकेंड पर एनालिस्ट को बताया कि कंपनी को पेमेंट डिफॉल्ट मामले में 516 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी। असल में कंपनी ने सितंबर तिमाही में 135 करोड़ रुपए का एक पेमेंट मिस कर दिया था और इस पेमेंट के मिस होने से क्रॉस डिफॉल्ट कोवेनेंट ब्रीच ट्रिगर हो गया है, यानी कि कंपनी ने शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। कंपनी को कुल 250 करोड़ रुपए का पेमेंट करना था, जिसमें से केवल 115 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया और अब इंडेमनिटी एग्रीमेंट यानी हानि से सुरक्षा समझौते के तहत कंपनी को ये पेमेंट करना पड़ेगा। दरअसल मसला ये है कि दिसंबर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL ने इस कंपनी की 40% हिस्सेदारी खरीदी थी और RIL को हिस्सा बेचते समय 18.5% हिस्से वाले शाहपुरजी पलौंजी ग्रुप ने इंडेमनिटी प्रदान की थी कि अगर पिछले नुकसान से उत्पन्न शुद्ध देनदारी 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो इसको रीइंबर्स करेगा। कंपनी को 43 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और 418 करोड़ में से 375 करोड़ रुपए की बकाया रकम को जल्द चुकाने के लिए कहा गया है। 30 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो स्टर्लिंग एंड विल्सन का शेयर करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 270 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, फिनोलेक्स केबल्स से जुड़े मामले में 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिनोलेक्स केबल्स के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक छाबड़िया पर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कदमों के चलते 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM के स्क्रूटिनाइजर पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि एनक्लेट के दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट ने माफी दे दी है। कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 96 में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लेट के 2 जजों को 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। साथ ही इन दोनों जजों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें यह पूछा गया है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। इन दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति यानी स्टेटस को के फैसले के बावजूद 13 अक्टूबर को अलग से अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था और इस मामले में दोबारा फ्रेश सुनवाई का ऑर्डर जारी किया था। दरअसल ये मामला फिनोलेक्स ग्रुप के कंट्रोल को लेकर दीपक छाबड़िया और प्रकाश छाबड़िया के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है। इस मामले में 2019 में हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी EGM में पारित प्रस्तावों की वैलिडिटी को एनक्लेट के सामने चुनौती दी गई थी। 30 अक्टूबर को फिनोलेक्स केबल्स का शेयर 6% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 924 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, 4 व्हीलर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स के लिए इस हफ्ते राहत की खबर आई। दरअसल टाटा मोटर्स ने सोमवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर प्लांट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को 766 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। मध्यस्थता कोर्ट ने सोमवार को टाटा मोटर्स के हक में फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम यानी WBIDC को 11% ब्याज की दर के साथ ये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स को जमीन विवाद होने से अक्टूबर 2008 में अपने यूनिट को पश्चिम बंगाल से सिंगूर से स्थानांतरित कर यानी रीलोकेट कर गुजरात के सानंद में ले जाना पड़ा था। उस समय तक टाटा मोटर्स सिंगूर में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर चुकी थी। 31 अक्टूबर को खबर आने के बाद टाटा मोटर्स का शेयर हल्की बढ़त के साथ 629 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
सातवीं खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जेट एयरवेज की जांच से जुड़े मामले में 538 करोड़ रुपए के एसेट्स को जब्त किया है। दरअसल जेट एयरवेज में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में इन एसेट्स को जब्त किया गया है। जब्त किए गए एसेट्स में लंदन, दुबई और भारत के कई शहरों में दर्जन भर से ज्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्रीमाइसेस शामिल हैं। इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के खिलाफ बैंक लोन फ्रॉड मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 1 नवंबर को जब यह खबर आई तो जेट एयरवेज का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, कर संकट के चलते 6 महीने से बंद पड़ी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट के दोबारा उड़ान भरने की उम्मीद लगातार कम हो रही है। दरअसल गोफर्स्ट से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि गोफर्स्ट के विमान और विमानों के इंजन कंपनी के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को सौंपे जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो गोफर्स्ट का दोबारा कामकाज शुरू हो पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पहले खबर थी कि इस एयरलाइन को खरीदने के लिए जिंदल पावर की तरफ से याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जिंदल पावर भी याचिका से पीछे हट सकती है। इस कंपनी की ओर से पहले के पूंजी निवेश प्रस्ताव का आंकलन करने के लिए लेंडर्स की 6 नवंबर यानी सोमवार को बैठक होने वाली है। लेंडर्स का मानना है कि डीजीसीए की ओर से लेसर्स को विमान सौंपने के फैसले के बाद फ्रेश पूंजी नहीं दी जा सकती है। 3 नवंबर को खबर आने के बाद बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख करते हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन इनोवेटिव बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देश में कुल 108 में से यूपी से 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिनमें पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोग्लिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेकर, इन्फो एज और फिजिक्स वाला शामिल हैं। एक सीनियर सरकारी अधिकारी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ड्रोन्स, मेडटेक, ब्लॉकचेन, 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक इत्यादि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी खबर, वॉलमार्ट की ओनरशिप वाले फिनटेक स्टार्टअप फोनपे ने अपने शॉपिंग ऐप या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पिनकोड के कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया है ताकि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मुकाबला किया जा सके। अप्रैल में कारोबार की शुरुआत करने वाले पिनकोड का मुकाबला फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस के जियो मार्ट और टाटा ग्रुप के बिग बास्केट के साथ है। फिलहाल ये प्लेटफॉर्म 10 शहरों में काम कर रहा है और अब इसके कोयम्बटूर, उडुपी और भोपाल में कारोबार विस्तार की योजना है। आपको बता दें कि पिनकोड अपने ग्राहकों को उनके फेवरेट लोकल शॉप्स और रेस्टोरेंट्स को ब्राउज करने और वहां से डायरेक्टली ऑर्डर करने का मौका देता है। तीसरी खबर, भारतीय आईवेयर यूनिकॉर्न स्टार्टअप लेंसकार्ट ने कंप्यूटर विजन स्टार्टअप टैंगो आई के अधिग्रहण की घोषणा की है। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने अधिग्रहण की रकम का खुलासा नहीं किया है। आपको बता दें कि 2018 में सुरेंद्र गुंडर की ओर से स्थापित टैंगो आई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से सीसीटीवी फुटेज से रिटेल स्टोर्स में फुटफॉल को एनालाइज करने का काम करती है। इस अधिग्रहण के जरिए टैंगो आई की विजुअल एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंसकार्ट की अपने ग्राहकों के इन स्टोर और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को सुधारने का लक्ष्य है। चौथी खबर, वित्त वर्ष 2023 में यूज्ड व्हीकल मार्केटप्लेस कार देखो की कंसोलिडेटेड आय साल दर साल 46% बढ़कर 2331 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 1600 करोड़ रुपए थी। पर इस दौरान कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022 में 535 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में इस कंपनी का घाटा बढ़कर 562 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि आय में बढ़ोतरी कंपनी के इंश्योरेंस मार्केटप्लेस इंश्योरेंस देखो, फिनटेक प्लेटफॉर्म रूपी और साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस की वजह से हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार देखो ने अपना रिटेल यूज कार सेल्स बिजनेस और कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B वर्टिकल को घाटे में होने के चलते बंद कर दिया था। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ा बीते हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट्स के साथ साथ स्टार्टअप जगत का पूरे हफ्ते का अपडेट मिल गया होगा। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9 और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों को जानने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।